हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एंसेस्टर ज़ू लेडी मास्टर ज़ुआन से यूनिवर्स में अब तक क्या क्या हुआ उस सब के बारे में जान रहे थे। लेकिन लेडी मास्टर ज़ुआन को भी 10 लाख पहले तक की कहानी पता थी। उससे आगे का लेडी मास्टर ज़ुआन को भी कुछ नहीं पता था, जो कि एंसेस्टर ज़ू के लिए भी थोड़ा शॉकिंग था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमने देखा था कि चाओ फेंग टियानलन इमोर्टल सेक्ट में आ चुके थे, जहाँ वो टियानलन सेट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश तो काफी बार करती है, लेकिन टियानलन सेट का हर एक डिसेबल बार बार उसके इरादों को नाकाम बनाया जा रहा था। और चाओ फेंग के दिल में अपने टियानलन सेट के लिए इज्जत भी बढ़ाता जा रहा था, जो देखकर तो चाओ फेंग का गुस्सा भी वहाँ पे लगातार बढ़ता जा रहा था। और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें ड्रैगन एंड टाइगर हॉल के मेन हॉल का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एंसेस्टर ज़ू अभी तक भी उसी तरह से अपनी जगह पे बैठे हुए आराम कर रहे थे, जबकि लेडी मास्टर ज़ुआन वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू को यूनिवर्स के बारे में बता के बहुत ही बुरी तरह से थक चुकी थी। इसलिए वो जल्दी से वहाँ पे पानी के जार को उठाते हुए उसे वहाँ पे एक ही झटके में खत्म कर देती है। और वहाँ पे एक लंबा सांस लेते हुए खुद से ही कहती है, अब मैं ये कहानी और ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सकती। अगर मैं यहाँ पे इस कहानी को और ज्यादा आगे बढ़ाती हूँ तो मेरा दिमाग ही खराब हो जाएगा। और वो वहाँ पे अपना सर पकड़ते हुए कहती है कि मैं आज तक कभी भी इतना ज्यादा बोर नहीं हुई जितना मैं आज खुद को बोरिंग महसूस कर रही हूँ। और ये कहकर लेडी मास्टर ज़ुआन बेचारी वहाँ पे लगभग रोते हुए एंसेस्टर ज़ू से कहती है, एंसेस्टर ज़ू अब मेरे पास बताने के लिए आपको कुछ भी नहीं बचा। मैं इस यूनिवर्स के बारे में जितना कुछ भी जानती थी उस सब के बारे में आपको बता चुकी हूँ। आखिर आप मुझे बता क्यों नहीं देते कि आप इस यूनिवर्स में ऐसी क्या चीज है जिसके बारे में जानना चाहते हैं। मैं स्पेसिफिक उसी चीज के बारे में पता लगाकर उसे आपको बता दूंगी। लेकिन एंसेस्टर ज़ू उसकी सारी बातें सुनकर भी उसे वहाँ पे कोई जवाब नहीं देते, जो देखकर लेडी मास्टर ज़ुआन वहाँ पे एक बार फिर से चिल्लाते हुए एंसेस्टर ज़ू से कहती है, प्लीज एक बार मुझे उस चीज के बारे में बता दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं 24 घंटों के अंदर उसके बारे में पता लगाते हुए आपको बता दूंगी। लेडी मास्टर ज़ुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे कोल्ड टून में उससे जवाब देते हुए कहते हैं कि अभी तक वो नहीं आया जिसका मुझे इंतजार है, इसलिए तुम अपनी कहानी आगे कंटिन्यू करो। अब एंसेस्टर ज़ू की ये बात सुनकर बेचारी लेडी मास्टर ज़ुआन को वहाँ पे एक बार फिर से बहुत बड़ा झटका लगता है और वो हैरान होकर एंसेस्टर ज़ू से सवाल करते हुए पूछती है, कौन नहीं आया? क्या यहाँ पे कोई आने वाला था? लेकिन एंसेस्टर ज़ू उसे वहाँ पे कोई भी जवाब ना देकर उसे अपनी कहानी आगे कंटिन्यू करने के लिए कहते हैं, जो सुनकर लेडी मास्टर ज़ुआन वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए अपने मन में कहती है, आखिर ये एंसेस्टर ज़ू यहाँ पे किसका इंतजार कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बस यहाँ पे मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन अभी लेडी मास्टर ज़ुआन वहाँ पे ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक उसका छोटा भाई टियान भी वहाँ पे आ जाता है, जिसे देखकर लेडी मास्टर ज़ुआन वहाँ पे खुश होते हुए जल्दी से उससे पूछती है, क्या तुमने उसे इतनी जल्दी ढूंढ लिया? जल्दी से बताओ मुझे, डार्क सोल लैंड को डिस्ट्रॉय करने के पीछे किसका हाथ था? जल्दी से उसे यहाँ पे मेरे सामने लेकर आओ, मैं भी तो देखूं कि आखिर इतनी ज्यादा हिम्मत किसके अंदर आ गई है जिसने पूरे के पूरे डार्क सोल लैंड को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन अपनी बड़ी बहन की सारी बातें सुनने के बावजूद भी टियान उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता, जो देखकर लेडी मास्टर ज़ुआन वहाँ पे अपने छोटे भाई के ऊपर ही गुस्सा करते हुए कहती है, अब यहाँ पे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से उस पर्सन को लेकर मेरे सामने आओ। अपनी बड़ी बहन की ये बात सुनकर बेचारा टियान वहाँ पे थोड़ा नर्वस होते हुए अपनी बहन को बताता है, बिग सिस्टर प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन हम लोग अभी तक भी उस पर्सन को ढूंढ नहीं पाए जिसने डार्क सोल लैंड को डिस्ट्रॉय किया था। पर आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग बहुत ही जल्दी उसे ढूंढ लेंगे, क्योंकि हमने स्टार ट्रबुलेंस को भी यहाँ पे बुला लिया है और उसके आते ही बस 1 घंटे के अंदर हम उस पर्सन के बारे में भी पता लगा लेंगे। टियान की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि लेडी मास्टर ज़ुआन को वहाँ पे उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था, जो देखकर टियान भी वहाँ पे अपनी बड़ी बहन के गुस्से को शांत करते हुए कहता है, अभी तो मैं यहाँ पे आपको एक और गुड न्यूज देने के लिए आया था। एंशिएंट फ्लावर गॉड का एंशिएंट टॉम्ब अपीयर हो चुका है, जिसका हम लोग पिछले न जाने कितने हजारों सालों से इंतजार कर रहे थे। इवन मुझे उस एंशिएंट टॉम्ब के बारे में ये भी जानने को मिला है, उसके अंदर काफी सारे एंशिएंट ट्रेजर्स होने वाले हैं। अपने छोटे भाई टियान की ये बात सुनकर लेडी मास्टर ज़ुआन वहाँ पे खुश तो काफी ज्यादा हो जाती है, लेकिन जब वो एंसेस्टर ज़ू की तरफ देखती है तो उसे अब वहाँ पे अपने छोटे भाई के ऊपर गुस्सा आने लगा था। जबकि टियान की ये बात सुनकर एंसेस्टर ज़ू भी वहाँ पे अपनी आंखें खोल लेते हैं। इसका मतलब है कि एंसेस्टर ज़ू को पहले से ही इसके बारे में पता चल गया था कि अभी यहाँ पे कोई एंशिएंट टॉम्ब के बारे में खबर देने के लिए आने वाला है। वहीं एंसेस्टर ज़ू को देखकर लेडी मास्टर ज़ुआन वहाँ पे अपने छोटे भाई के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है, एंसेस्टर ज़ू को उन मामूली से ट्रेज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और भला उन मामूली से एंशिएंट ट्रेज का एंसेस्टर ज़ू क्या करेंगे जिनके पास खुद डिवाइन सुप्रीम लेवल के ट्रेज मौजूद है। लेकिन लेडी मास्टर ज़ुआन अभी वहाँ पे ये सब कहते हुए अपने भाई के ऊपर गुस्सा कर ही रहे थे कि तभी एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे उसके पास से गुजरते हुए उससे कहते हैं कि जल्दी चलो और मुझे उस एंशिएंट टॉम्ब की लोकेशन दिखाओ, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अब एंसेस्टर ज़ू की ये बात सुनकर तो उन दोनों बहन भाइयों को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, और बेचारी लेडी मास्टर ज़ुआन को तो वहाँ पे मुंह ही खुला का खुला रह गया था। उसे वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर एंसेस्टर ज़ू किस तरह के इंसान है। उसने एंसेस्टर ज़ू को न जाने कितने ही बड़े से बड़े ट्रेज के बारे में बताया था, लेकिन एंसेस्टर ज़ू ने उनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, और अब वो इन मामूली से एंशिएंट ट्रेज को लेने के लिए खुद जा रहे हैं। ये अपने आप में ही काफी ज्यादा शॉकिंग था, और यही बात बेचारी लेडी मास्टर ज़ुआन को भी वहाँ पे परेशान कर रहे थे। पर वो बेचारी कहाँ जानती थी कि एंसेस्टर ज़ू के हर एक काम के पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है। अगर वो एंशिएंट टॉम्ब में जा रहे थे तो जरूर वहाँ पे काफी कुछ खास होने वाला था, लेकिन इन सारी बातों
बातों को इग्नोर करते हुए लेडी मास्टर ज़ुआन भी वहाँ पे एसेस्टर के पीछे निकल जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें उस एंशिएंट टॉम के पास वाली जगह का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अचानक एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है और उससे एसेस्टर वहाँ पे लेडी मास्टर ज़ुआन के साथ निकल कर बाहर आते हैं, जहाँ पे पहले से ही 2 क्लैन के लीडर्स मौजूद थे और वो दोनों ही एंशिएंट टॉम के लिए आपस में लड़ रहे थे। तभी उनमें से एक क्लैन लीडर वहाँ पे दूसरे वाले क्लैन लीडर से कहता है कि इस एंशिएंट टॉम को हासिल करने का सिर्फ एक ही रूल है कि जो सबसे पहले इसके पास पहुंचेगा ये एंशिएंट टॉम उसी का ही हो जाएगा, और क्योंकि सबसे पहले मैं यहाँ पे आया था तो इसलिए अब ये पूरा एंशिएंट टॉम मेरे क्लैन से बिलोंग करता है। जिसपे वो दूसरी वाला क्लैन लीडर उसके क्लैन का मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम्हारा आयुंग सेक्टर इस काबिल नहीं है कि वो इस एंशिएंट टॉम को संभाल सके, और वैसे भी ये रूल बनाया किसने है? अभी तक तुमने भी यहाँ पे इस एंशिएंट टॉम का डोर ओपन नहीं किया, तो फिर भला ये तुम्हारे क्लैन से बिलोंग कैसे कर सकता है? ये एंशिएंट टॉम उसी का ही होगा जो सबसे पहले इसके गेट को ओपन करेगा। अब उस क्लैन लीडर की ये बात सुनकर आयुंग क्लैन का लीडर वहाँ पे उसके क्लैन का मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम्हारे बीबी क्लैन से मेरा क्लैन तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और मुझे उम्मीद है कि हम लोग बहुत ही जल्द इस गेट को ओपन करने में कामयाब हो जाएंगे, इसलिए तुम अपना गंदा समूह लेकर दफा हो जाओ यहाँ से। जिसपे बीबी क्लैन का लीडर उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो अभी देख लेते हैं कि सबसे पहले एंशिएंट टॉम के गेट को कौन ओपन करता है। और ये कहकर वो दोनों ही क्लैन लीडर्स वहाँ पे उस एंशिएंट टॉम के गेट के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो चुके थे, लेकिन वो दोनों वहाँ पे उस एंशिएंट गेट के ऊपर अटैक कर पाते उससे पहले लेडी मास्टर ज़ुआन वहाँ पे उन दोनों के ऊपर ही अटैक करते हुए उन्हें वहाँ पे रोक देती है और गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए उन दोनों से कहती है क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? तुम दोनों इस तरह से एंशिएंट गेट के ऊपर अटैक करते हुए क्या पूरे एंशिएंट टॉम को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? क्या तुम लोग नहीं जानते कि हमारा फायरी लैंड है पिछले 10,000 सालों से एंशिएंट टॉम का इंतजार कर रहा था और लगभग फायरी लैंड के अंदर मौजूद हर एक पर्सन को इसके बारे में पता है कि इस एंशिएंट गॉड के टॉम को खोलने के लिए इस एंशिएंट टॉम की जरूरत है जो कि फ्लावर गॉड ने खुद बनाई थी अपने इस टॉम को ओपन करने के लिए, और जो कोई भी उस एंशिएंट की को हासिल कर लेगा ये पूरा एंशिएंट टॉम भी उसी का ही होगा क्योंकि उसके अलावा इस एंशिएंट टॉम को कोई भी नहीं खोल सकता। लेडी मास्टर ज़ुआन की ये बात सुनकर उन दोनों क्लैन लीडर्स को भी वहाँ पे एहसास होता है कि वो दोनों अनजाने में कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे, लेकिन क्योंकि लेडी मास्टर ज़ुआन भी उन्हीं के ही लेवल की थी तो इसलिए बीबी क्लैन का लीडर वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए लेडी मास्टर ज़ुआन से कहता है तुम तो यहाँ पे ऐसी बातें कर रही हो जैसे वो एंशिएंट की तुम्हारे पास ही है। जिसपे लेडी मास्टर ज़ुआन भी वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ उससे कहती है कि ऑफ कोर्स वो एंशिएंट की मेरे पास है, लेकिन ये कहते कहते लेडी मास्टर ज़ुआन को वहाँ पे एहसास होता है कि उसके अलायंस ने तो उस एंशिएंट की को खो दिया था, और ये कहकर वो अचानक ही वहाँ पे उदास होते हुए कहती है कि माफ कर देना मेरे पास भी वो की नहीं है। लेडी मास्टर ज़ुआन की ये बात सुनकर तो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा जाता है क्योंकि उन दोनों क्लैन लीडर्स को लगने लगा था कि शायद ये औरत पागल है जो कभी कह रही है कि उसके पास की है और कभी कह रही है कि उसके पास भी की नहीं है। उस नाटे को तोड़ते हुए एसेस्टर वहाँ पे कोल्ड टून में कहते हैं क्या वाकई उस एंशिएंट की के बगैर इस एंशिएंट टॉम के गेट को ओपन नहीं किया जा सकता? अब एसेस्टर की ये बात सुनते ही बेचारी लेडी मास्टर ज़ुआन को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि उसे वहाँ पे एसेस्टर के इरादे साफ साफ समझ आ रहे थे, इसलिए वो वहाँ पे जल्दी से एसेस्टर को समझाते हुए कहती है एसेस्टर प्लीज शांत हो जाइए, आप इस एंशिएंट टॉम के बारे में कुछ भी नहीं जानते, इसे वाकई उस एंशिएंट की के बगैर नहीं खोला जा सकता, और अगर हम लोगों ने जबरदस्ती यहाँ पे इसे खोलने की कोशिश की तो ये पूरा एंशिएंट टॉम भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा क्योंकि फ्लावर गॉड के इस एंशिएंट टॉम को 36 से भी ज्यादा फॉर्मेशंस की मदद से सील किया गया है और ऊपर से उन फॉर्मेशंस की भी टोटल 72 से भी ज्यादा लेयर्स मौजूद है, और इन सारी रिस्ट्रिक्शंस के चलते कोई भी उस एंशिएंट की के बगैर इस गेट को ओपन नहीं कर सकता। इसे ओपन करने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है वो एंशिएंट की। लेकिन हम देखते हैं कि एसेस्टर का तो वहाँ पे लेडी मास्टर ज़ुआन की बातों के ऊपर ध्यान ही नहीं था, उनकी नजर तो वहाँ पे उसी एंशिएंट फॉर्मेशन के ऊपर ही टिकी हुई थी, जिसे देखकर एसेस्टर अचानक ही वहाँ पे स्माइल करते हुए ना में अपना सर हिलाते हैं जैसे वो खुद से ही कह रहे हो कि अब ये मामूली सी फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे रोकेगी, और ये कहकर एसेस्टर अचानक ही वहाँ पे टेलीपोर्ट होते हुए सीधा उसी फॉर्मेशन के सामने ही पहुंच जाते हैं, और ये सब वहाँ पे इतनी जल्दी होता है कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिलता। इवन अचानक ही एसेस्टर को वहाँ पे टेलीपोर्ट होते हुए देखकर बेचारे उन दोनों क्लैन लीडर्स को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि इतनी ज्यादा फास्ट स्पीड में आज तक उन लोगों ने कभी किसी को भी टेलीपोर्ट होते हुए नहीं देखा था, और सबसे ज्यादा हैरानगी उन्हें इस बात से हो रही थी कि एसेस्टर जो कि बस एक की रिफाइनिंग स्टेज के कल्टीवेटर है, वो भला एक ही झटके में यहाँ पे कैसे टेलीपोर्ट हो सकते हैं, जबकि हम देखते हैं कि एसेस्टर तो अभी तक भी वहाँ पे उस फॉर्मेशन को ही देखे जा रहे थे, जो देखकर वो दोनों क्लैन लीडर्स भी जल्दी से खुद को संभाल करे वहाँ पे एसेस्टर का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं क्या तुम यहाँ पे एंशिएंट गेट के ऊपर अटैक करते हुए इसे डिस्ट्रॉय करने का सोच रहे हो? ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि जब हमारे जैसे महान इमोर्टल मास्टर्स इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए तो तुम्हारे जैसा भला एक मामूली सा की रिफाइनिंग स्टेज का कल्टीवेटर यहाँ पे क्या ही कर लेगा। इसलिए इसे डिस्ट्रॉय करने का ख्वाब देखना छोड़ दो और चुपचाप पीछे आ जाओ, क्योंकि ये फॉर्मेशन इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि इसे जिस पर्सन ने लगाया था अब वो भी दोबारा जिंदा होकर आ जाए तो वो खुद भी यहाँ पे दोबारा इस फॉर्मेशन को ओपन नहीं कर पाएगा। इसके अंदर जाने का वाकई सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है वो एंशिएंट की। लेकिन एसेस्टर तो एसेस्टर थे, उन्होंने भला आज तक कभी किसी की बात सुनी है जो आज वो यहाँ पे इस मामूली से लीडर की बात सुनते, इसलिए वो वहाँ पे उसकी बातों को इग्नोर करते हुए चुपचाप वहाँ पे उसी एंशिएंट गेट टॉम की तरफ ही आगे बढ़ जाते हैं, जो
जो देखा तो उन दोनों ही क्लैन लीडर्स को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि अब वो वहाँ पे गुस्से चलाते हुए एंसेस्टर ज़ू से कहते हैं, क्या तुम्हें हमारी बात समझ नहीं आ रही? हम लोग तुम्हें आखिरी बार कह रहे हैं कि रुक जाओ यहाँ पे। लेकिन जब एंसेस्टर ज़ू तब भी वहाँ पे नहीं रुकते तो वो दोनों ही क्लैन लीडर गुस्से से वहाँ पे अपना ऑरा रिलीज करते हुए पीछे से एंसेस्टर ज़ू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वो दोनों वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू के ऊपर अटैक कर पाते उससे पहले लेडी मास्टर ज़ुआन ने वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू को बचाने के लिए उनके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना दिया था, जो देखकर एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे कोल्ड टोन में लेडी मास्टर ज़ुआन को आदेश देते हुए कहते हैं कि इन दोनों को खत्म कर दो। अब एंसेस्टर ज़ू का यह आदेश सुनते ही लेडी मास्टर ज़ुआन भी वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ उन दोनों क्लैन लीडर्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और वो अकेले ही वहाँ पे उन दोनों क्लैन लीडर्स के अटैक को रोकते हुए उन दोनों को वहाँ पे पीछे धकेलने लगी थी, जो देखकर वो दोनों क्लैन लीडर्स वहाँ पे लेडी मास्टर ज़ुआन का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि अब तुम्हारे ज़ुआनटियन अलायंस के इतने ज्यादा बुरे दिन आ चुके हैं कि तुम लोग यहाँ पे एक मामूली से की रिफाइनिंग स्टेज के कल्टीवेटर का आदेश मान रहे हो। इससे तो अच्छा था कि तुम लोग अपने ज़ुआनटियन अलायंस को बंद ही कर देते। अब उन दोनों क्लैन लीडर्स की ये बातें सुनकर लेडी मास्टर ज़ुआन को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो भी वहाँ पे चलाते हुए उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों अपना ये घटिया मुंह बंद रखो, और अगर तुम्हें यहाँ पे पता चल गया कि तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो तो ये पता चलते ही तुम लोगों की सोल्स तुम्हारी बॉडी को छोड़ देंगी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम एंसेस्टर ज़ू को देखते हैं, जिन्होंने वहाँ पे उस एंशिएंट गॉड टॉम के ऊपर लगी हुई फॉर्मेशन को ओपन करने के लिए अपनी डिवाइन सुप्रीम पावर को अपनी फिंगर में इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, जो देखकर बीबी क्लैन का लीडर वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी करो, हमें अभी के अभी उसकी रिफाइनिंग स्टेज के कल्टीवेटर को रोकना होगा, क्योंकि मुझे उसके इरादे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे। अगर हमने अभी उसे नहीं रोका तो वो पूरे के पूरे एंशिएंट टॉम को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। और ये कहकर वो दोनों ही क्लैन लीडर्स वहाँ पे लेडी मास्टर ज़ुआन को पीछे धकेलने के लिए अपनी पावर को बढ़ा देते हैं, जिसके चलते अब बेचारी लेडी मास्टर ज़ुआन को भी वहाँ पे उन दोनों को रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और तभी अचानक ही वो दोनों क्लैन लीडर्स वहाँ पे एक ही झटके के साथ लेडी मास्टर ज़ुआन को वहाँ पे धक्का देते हुए उसे पीछे फेंक देते हैं, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि लेडी मास्टर ज़ुआन के मुंह से वहाँ पे खून भी निकलने लगा था, जो देखकर वो दोनों ही क्लैन लीडर्स वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि हम भी देखते हैं कि तुम्हारे जैसा ब्लैक मामूली सा की रिफाइनिंग स्टेज का कल्टीवेटर हमारे होते हुए यहाँ पे एंशिएंट टॉम को कैसे डिस्ट्रॉय कर पाता है। और ये कहकर वो दोनों वहाँ पे एक बार फिर एंसेस्टर ज़ू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर तब तक हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ू ने अपनी डिवाइन सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी डिवाइन सुप्रीम पावर को सीधा वहाँ पे उसी फॉर्मेशन के अंदर ही भेज दिया था। और जब वो दोनों क्लैन लीडर्स ये देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ू यहाँ पे उस एंशिएंट गेट को डिस्ट्रॉय नहीं बल्कि उस फॉर्मेशन को तोड़ रहे हैं, तो वो दोनों वहाँ पे एक बार फिर एंसेस्टर ज़ू का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, आखिर तुम की रिफाइनिंग स्टेज के कल्टीवेटर खुद को समझते क्या हो? तुम भला यहाँ पे अपनी मामूली से की रिफाइनिंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए इस एंशिएंट टॉम को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो? लेकिन अभी वो दोनों क्लैन लीडर्स वहाँ पे ये सब बोल ही रहे थे कि तभी अचानक ही वो फॉर्मेशन वहाँ पे एक ही झटके के साथ डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से उस फॉर्मेशन में वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से बेचारे वो दोनों क्लैन लीडर्स भी उड़ते हुए वहाँ से काफी पीछे जा गिरते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आज इमॉर्टैलिटी ऑफ वर्ड नाम की एक नई सीरीज आने वाली है, जिसे मैं अपने सेकंड चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा। अगर अभी तक आपने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग प्लीज वहां से जाकर उसे जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। वहीं एंसेस्टर ज़ू ने वहाँ पे उस फॉर्मेशन को तो डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन अभी तक भी वहाँ पे उस एंशिएंट गॉड के ऊपर लगी हुई रिस्ट्रिक्शंस नहीं टूटी थी, जो देखकर एंसेस्टर ज़ू अपनी फिंगर उस एंशिएंट गेट की तरफ पॉइंट करते हुए सिर्फ इतना ही कहते हैं, डिस्ट्रॉय। और एंसेस्टर ज़ू के सिर्फ इतना कहते ही हम देखते हैं कि उन लेयर्स के बीच में भी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके साथ ही अब वो सो कॉल्ड पावरफुल एंशिएंट फॉर्मेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जो देखकर तो बेचारे उन दोनों क्लैन लीडर्स की आंखें ही वहाँ पे बाहर आने को हो गई थी। वो दोनों ही वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, क्या इस पर्सन ने वाकई यहाँ पे एक पूरी की पूरी एंशिएंट फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, वो भी सिर्फ की रिफाइनिंग स्टेज में होते हुए, और वो भी सिर्फ अपनी एक ही फिंगर के साथ। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं मैं यहाँ पे कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? वहीं सेम कुछ हालत वहाँ पे लेडी मास्टर ज़ुआन की भी थी। उसे ये पता था कि एंसेस्टर ज़ू बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उसने भी ये कभी नहीं सोचा था कि एंसेस्टर ज़ू इतने ज्यादा पावरफुल निकलेंगे कि वो यहाँ पे इस एंशिएंट फॉर्मेशन को भी अपनी सिर्फ एक ही फिंगर से डिस्ट्रॉय कर देंगे। और ये पता चलते ही लेडी मास्टर ज़ुआन के दिल में तो अब एंसेस्टर ज़ू के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ चुके थे। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि आओयांग क्लैन के लीडर को वहाँ पे कुछ एहसास होता है, और अचानक ही वो वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू को देखकर थोड़ा चौंकते हुए कहता है, कहीं ये वही ज़ू यंग तो नहीं है जिसने पूरे ग्रेट इमोर्टल रियलम को डिस्ट्रॉय कर दिया था और पूरी इमोर्टल डाउ डोमेन के ऊपर कब्जा करते हुए उसे अपने टायनलैंड इमोर्टल डोमेन का नाम दे दिया। हम लोगों ने इसके साथ पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि मैंने इस ज़ू यंग के बारे में अच्छी तरह से सुना है कि ये कभी भी अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ता। और अभी आओयांग क्लैन का लीडर वहाँ पे ये सब बोल ही रहा था कि तभी एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे उसकी तरफ पलटते हुए कोल्ड टोन में उससे कहते हैं कि जो लोग मुझे हर्ट करने की हिम्मत करते हैं, मैं उनकी एग्जिस्टेंस को इस वर्ड से डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। और ये कहते हुए एंसेस्टर ज़ू अचानक ही वहाँ पे एक चुटकी बजाते हैं, और उनकी चुटकी बजाते ही उन दोनों क्लैन लीडर्स के ऊपर इतना ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा गिरने लगता है कि जिससे बचने के लिए वो दोनों ही वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन अचानक ही वहाँ पे एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ उन दोनों की बॉडीज ही वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, और इसी के साथ ही उन दोनों की एग्जिस्टेंस इस
रियलम से खत्म हो चुके थे। जहाँ उन दोनों को इस तरह से मरते हुए देखकर लेडी मास्टर ज़ुआन भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि कहीं न कहीं ये दोनों क्लैन लीडर्स उसके अलायंस के भी दुश्मन थे। इसलिए उन दोनों को मरते हुए देखकर वो भी वहाँ पे राहत की सांस लेती है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे एसेस्टर ज़ू के पास आती है तो अचानक ही वहाँ पे उनके ऊपर फूल पत्तियां गिरने लगे थे, जिसे देखकर लेडी मास्टर ज़ुआन अचानक एसेस्टर ज़ू को वहाँ पे केयरफुल रहने का बोलकर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से वहाँ पे एसेस्टर ज़ू और अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद अचानक से उनके ऊपर किसी ने हमला कर दिया है। लेकिन जब उसकी नजर वहाँ पे सामने वाले पर्सन के ऊपर पड़ती है तो लेडी मास्टर ज़ुआन भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, ये तो किंग ऑफ 100 रियल्म्स का लीडर है। और ये कहकर लेडी मास्टर ज़ुआन वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए कहती है, लेकिन ये बुड्ढा यहाँ पे क्यों आ रहा है। अब लेडी मास्टर ज़ुआन की ये बात सुनकर एसेस्टर ज़ू भी वहाँ पे पलटते हुए उसी की तरफ देखते हैं, जहाँ एक फ्लाइंग बोट बहुत ही तेजी के साथ उन्हीं की तरफ ही बढ़ रही थी, जिसके बारे में लेडी मास्टर ज़ुआन वहाँ पे एसेस्टर ज़ू को बताती है कि ये बुड्ढा किंग ऑफ 100 रियल्म्स का किंग है, जिसने सिर्फ अपनी मेहनत के साथ ही अपने किंग ऑफ 100 रियल्म्स को अलग ही ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया। इसलिए इसकी रियलम को किंग रियलम भी कहा जाता है। और इसकी खास बात ये है कि इसने खास तरह की कुंग फू प्रैक्टिस सीखी थी, जिसके चलते ये 100 बच्चों को जन्म देना चाहता था, और ये ऐसा करने में कामयाब हो भी गया। इवन इसकी रियलम को किंग ऑफ 100 रियलम भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस बुड्ढे ने पूरे 100 बच्चों को पैदा किया है। और इसी बीच हम देखते हैं कि उसके आसपास वाले उसके दोनों बच्चे अपने पिता के सिंहासन को उठाते हुए धीरे धीरे उस फ्लाइंग बोट से नीचे आने लगते हैं, जिसके साथ ही वहाँ पे आसपास फायरवर्क भी होने लगा था, जैसा कोई बहुत बड़ा नेता वहाँ पे आ रहा हो। वहीं लेडी मास्टर ज़ुआन अपनी बात आगे बढ़ाते हुए वहाँ पे एसेस्टर ज़ू को बताती है, डार्क सोल लैंड जिसे आज से कुछ दिन पहले किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, इवन वो भी इस बुड्ढे के एक बेटे का ही था। और डार्क सोल लैंड का वो लीडर इसका सबसे छोटा बेटा था, मतलब इसका 100 सन, जो कि अब मारा जा चुका है, जिसके चलते इस बुड्ढे की 100 वाली स्ट्रिक भी टूट चुकी है, जिस वजह से ये बुड्ढा पूरी तरह से बुखलाया हुआ है और चारों तरफ कुत्तों की तरह अपने बेटे के कातिल को ढूंढ रहा है। इसी बीच उसके दोनों बेटे भी अपने पिता को लेते हुए वहाँ पे नीचे आ जाते हैं, जो कि अभी तक तो वहाँ पे सो रहा था। लेकिन लेडी मास्टर ज़ुआन को देखते ही वो वहाँ पे अपनी आंखें खोलकर स्माइल करते हुए कहता है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरी मुलाकात यहाँ पे इतनी ज्यादा खूबसूरत है ज़ुआन-टियान अलायंस की लेडी मास्टर के साथ हो जाएगी। जिस पे लेडी मास्टर ज़ुआन भी वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए कहती है, सच कहूँ तो ये तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मेरा आज के दिन इतना ज्यादा बुरा होने वाला है। लेडी मास्टर ज़ुआन की ये बात सुनकर वो बुड्ढा वहाँ पे अपना खतरनाक स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज करते हुए अपने दोनों बेटे के ऊपर अपना सारा प्रेशर डालने लगता है, और उसने जबरदस्ती अपने बेटों को वहाँ पे लेडी मास्टर ज़ुआन के सामने झुका दिया था, जो देखकर तो इस बुड्ढे के इरादे बिल्कुल भी नेक दिखाई नहीं दे रहे थे। मतलब ये लेडी मास्टर ज़ुआन को देखते हुए एक और बेटा पैदा करने की प्लानिंग कर रहा था और अपने दोनों बेटों को एक नई माँ भी दिलवाने वाला था। खैर ये सब करने के बाद वो बुड्ढा वहाँ पे स्माइल करते हुए लेडी मास्टर ज़ुआन से कहता है, तो तुम भी यहाँ पे मेरी तरह एंशिएंट गॉड टॉम की तलाश में आई थी। वो बुड्ढा जिसका नाम बाई फू था, वो लेडी मास्टर ज़ुआन को इम्प्रेस करने के लिए उससे कहता है, मैं तुम्हारे जितना टैलेंटेड तो नहीं हूँ कि सिर्फ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर सकूं, लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज है जो कि तुम्हें जरूर इम्प्रेस कर देगी। और ये कहकर वो बुड्ढा बाई फू अपने पास से उस एंशिएंट गॉड टॉम की चाबी को बाहर निकालते हुए कहता है, ये देखो मेरे पास इस एंशिएंट गॉड टॉम को खोलने की चाबी है, और अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ उस एंशिएंट गॉड टॉम के अंदर आ सकती हो, और वहाँ पे जितने भी एंशिएंट ट्रेज़ मौजूद है तुम उनमें से कोई भी ट्रेज़ ले सकती हो। इवन अगर तुम चाहो तो तुम सारे के सारे ट्रेज़ भी ले सकती हो। मुझे तो बस वहाँ पे मौजूद एंशिएंट जिंग जोंगरास चाहिए। क्या कहती हो? है ना ये तुम्हारे लिए कमाल की ऑफर है। अब ओल्ड मास्टर बाई फू की ये बात सुनकर बेचारी लेडी मास्टर ज़ुआन भी वहाँ पे सोच में पड़ जाती है। वो वहाँ पे अपने मन में कहती है कि ये बुड्ढा बहुत ही ज्यादा घटिया किस्म का इंसान है। अगर मैं यहाँ पे इसकी ऑफर को मना कर देती हूँ तो ये और इसके 99 बेटे हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसकी ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लेती हूँ तो फिर भी मुझे नहीं लगता कि ये मुझे इतनी आसानी से जाने देगा। और ऊपर से अगर मैं इसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती हूँ तो एसेस्टर ज़ू को भी ये अच्छा नहीं लगेगा, और जो बात एसेस्टर ज़ू को अच्छी नहीं लगती वो उसे तबाह कर देते हैं। एक बार के लिए मैं इस बुड्ढे के साथ तो पंगा ले सकती हूँ, लेकिन एसेस्टर ज़ू के साथ पंगा नहीं ले सकती। और ये सब सोचकर लेडी मास्टर ज़ुआन वहाँ पे एक बहुत बड़ा रिस्क लेने का डिसाइड करती है, और वो वहाँ पे ओल्ड मास्टर बाई फू को मना करते हुए कहती है, नहीं मुझे तुम्हारे साथ आने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब ये सुनकर तो उस बुड्ढे को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मना करो। और ये कहकर उस बुड्ढे ने गुस्से से वहाँ पे अपने दोनों ही बेटों को लेडी मास्टर ज़ुआन के ऊपर अटैक करने का आदेश दे दिया था, जो सुनकर उसके दोनों बेटे भी वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ लेडी मास्टर ज़ुआन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, जिनका सामना करने के लिए लेडी मास्टर ज़ुआन भी वहाँ पे आगे बढ़ती है, पर एसेस्टर ज़ू उसे आगे बढ़ने से वहीं पे रोक देते हैं, जो कि लेडी मास्टर ज़ुआन के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका था। जबकि वह दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एसेस्टर ज़ू अपनी सिर्फ आंखों के इशारों से ही अपना डिवाइन सुप्रीम ऑरा रिलीज कर देते हैं, जो कि जैसे ही वहाँ पे मास्टर बाई फू के बेटों के साथ टकराता है तो उसके दोनों बेटे वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ उड़ते हुए वहाँ से काफी पीछे जा गिरे थे, जो देखकर तो लेडी मास्टर ज़ुआन का मुंह भी वहाँ पे खुला का खुला रह गया था। लेकिन उसी के साथ साथ वो वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश भी हो चुके थे। वहीं ये सब देखकर ओल्ड मास्टर बाई फू भी वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए एसेस्टर ज़ू से कहता है, आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटों के ऊपर इस तरह से अटैक करने की? क्या तुम मेरे बारे में नहीं जानते कि मैं हूँ कौन और कैसे तुम्हारे
तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। उस बुड्ढे की ये बात सुनकर लेडी मास्टर जुआन वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ उसे बताती है, क्या तुम्हारे उन 99 बेटों ने तुम्हें ये नहीं बताया कि डाउ इमोर्टल डोमेन का नाम चेंज करके अब टियानलन इमोर्टल डोमेन रख दिया गया है और तुम्हारे सामने खड़े हुए ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि टियानलन इमोर्टल डोमेन के लीडर है एंसेस्टर ज़ू यंग। लेडी मास्टर जुआन की ये बात सुनकर वो बुड्ढा वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगा था, लेकिन हंसते हंसते उसे वहाँ पे खांसी आ जाती है। मुझे तो लगता है ये बुड्ढा इसी तरह से किसी दिन हंसते हंसते हुए मारा जाएगा। लेकिन तभी अचानक वो बुड्ढा वहाँ पे अपनी जगह पे खड़ा होते हुए एंसेस्टर ज़ू से कहता है, ओ तो तुम हो वो ज़ू यंग जिसका नाम पूरे फायरीलैंड में फैल चुका है। मैं पिछले काफी समय से तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन तुम तो मेरे बहुत बड़े दुश्मन निकले, क्योंकि तुम्हारा ऑरा तो बिल्कुल वैसा ही है जिसका इस्तेमाल करते हुए मेरे 100वें बेटे की डार्क सोल लैंड को डिस्ट्रॉय किया गया था। इसका मतलब है कि मेरे बेटे का कातिल कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। दोस्तों, जाओ फेंग और एंसेस्टर ज़ू का ऑरा भी बिल्कुल सेम टू सेम है। क्या लगता है, क्या जाओ फेंग वाकई एंसेस्टर ज़ू की बहन निकलेगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वहीं वो बुड्ढा अपनी बात आगे बढ़ाते हुए एंसेस्टर ज़ू से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे 100वें बेटे को मारने की? तुम जानते हो कि मैं कितना ज्यादा बुरा हो चुका हूँ, जिसके चलते अब मैं एक और नया बेटा पैदा नहीं कर सकता। मैंने कसम खाई थी कि मैं पूरे 100 बेटे पैदा करूंगा, लेकिन तुमने मेरी उस स्ट्रीक को तोड़ दिया। तुम जानते हो कि ये सब मैंने कितनी मुश्किल से बनाया था और तुमने सिर्फ एक ही झटके के अंदर अंदर सब कुछ खराब कर दिया। इसकी सजा तो अब तुम्हें मिल के रहेगी। लेकिन उस बुड्ढे की ये सारी बातें सुनने के बावजूद भी एंसेस्टर ज़ू उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते, जो देखकर वो बुड्ढा वहाँ पे अपनी डिवोरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके वहाँ पे आसपास की सारी प्योर हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को इकट्ठा करते हुए ऑब्जर्व करने लगा था, जिसके चलते उस बुड्ढे की बॉडी से बहुत ही ज्यादा खतरनाक डार्क ऑरा निकलने लगा था। और वो बुड्ढा वहाँ पे चिल्लाते हुए एंसेस्टर ज़ू से कहता है, आज तो चाहे यहाँ पे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुम्हारी जान लेके रहूंगा। और ये कहकर वो बुड्ढा वहाँ पे अपने डार्क ऑरा का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फॉर्मेशन बनाने लगा था। और अपने पिता को इस तरह से वहाँ पे एक्शन में आते हुए देखकर तो उसके दोनों बेटे भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो चुके थे, क्योंकि उनके पिता आज काफी लंबे अरसे के बाद इस तरह से एक्शन में दिखाई दे रहे थे। वहीं उस ओल्ड मास्टर बाइफू के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर तो लेडी मास्टर जुआन भी वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसे वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो वहाँ पे करे क्या। लेकिन जब वो वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू की तरफ देखती है तो एंसेस्टर ज़ू तो वहाँ पे बिल्कुल शांति से अपनी जगह पे ही खड़े हुए थे, जैसे उन्हें वहाँ पे सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। और ये बात बेचारी लेडी मास्टर जुआन को वहाँ पे और भी ज्यादा परेशान कर रही थी। वहीं जैसे ही उस बुड्ढे की फॉर्मेशन वहाँ पे बनकर कंप्लीट होती है तो एंसेस्टर ज़ू उसकी फॉर्मेशन को देखते हुए कोल्ड टून में कहते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। और ये कहकर एंसेस्टर ज़ू पलट कर वहाँ से जाने लगते हैं, जो देखकर लेडी मास्टर जुआन भी वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू के पीछे जाते हुए कहती है, अगर एंसेस्टर ज़ू इसे बोरिंग कह रहे हैं तो वाकई ये बोरिंग ही होगा। और ये कहकर वो भी वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू के पीछे निकल जाती है, जो देखकर तो उस बुड्ढे की वहाँ पे पूरी तरह से सटक जाती है। और वो वहाँ पे पीछे से ही गुस्से से चलाते हुए लेडी मास्टर जुआन और एंसेस्टर ज़ू से कहता है, तुम लोग मुझे यहाँ पे इस तरह से इग्नोर करके नहीं जा सकते। लेकिन अभी वो बुड्ढा वहाँ पे ये सब बोल ही रहा था कि तभी एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे उस एंशिएंट गेट टॉम के बीचों बीच एक पोर्टल ओपन कर देते हैं और उस पोर्टल से होते हुए सीधा वहाँ पे उस गेट के अंदर जाने लगते हैं, जो कि बेचारे उस बुड्ढे के लिए एक और बहुत बड़ा झटका था। वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या इसने उस की के बगैर ही इस गेट को ओपन कर दिया? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है, कोई भी एंशिएंट गेट टॉम के अंदर उस की के बगैर नहीं जा सकता। और ये कहकर वो बुड्ढा वहाँ पे चलाते हुए एंसेस्टर ज़ू और लेडी मास्टर जुआन को वहाँ पे रुकने के लिए कहने लगा था, लेकिन लेडी मास्टर जुआन वहाँ पे उसे हाथ हिलाकर बाय करते हुए उस पोर्टल के अंदर चली जाती है, जो देखकर वो बुड्ढा वहाँ पे चिल्लाते हुए अपने दोनों बेटों से कहता है कि तुम दोनों यहाँ पे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से आगे बढ़ते हुए उन दोनों को रोको। अपने पिता के यह आदेश सुनकर वो दोनों भी वहाँ पे जल्दी के साथ एंसेस्टर ज़ू को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों वहाँ पे उस पोर्टल के पास पहुंचते हैं तो वो पोर्टल खुद ब खुद ही वहाँ पे बंद हो गया था, जिसके साथ ही बेचारे वो दोनों उसी गेट के साथ टकराते हुए वहीं पे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि एंसेस्टर ज़ू ने वहाँ पे दोबारा उस फॉर्मेशन को लगा दिया था, जिसके साथ टकराते ही उसके दोनों बच्चों का खेल वहीं पे खत्म हो गया था। और अपने दोनों बेटों को वहाँ पे इस तरह से मरते हुए देखकर तो वो बुड्ढा वहाँ पे गुस्से से पूरी तरह से पागल हो जाता है और वो वहाँ पे चिल्लाते हुए एंसेस्टर ज़ू से कहता है, तुमने मेरे तीन बच्चों को खत्म कर दिया, अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है तुम्हें खत्म करना। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम एंसेस्टर ज़ू को देखते हैं, जो कि लेडी मास्टर जुआन के साथ सीधा उस एंशिएंट टॉम के अंदर आ चुके थे। लेकिन वो बुड्ढा अभी भी वहाँ पे चिल्लाते हुए कह रहा था, जल्दी से मेरे सामने आओ, वरना मैं तुम्हारी बजाय तुम्हारे टैलेंट सेट को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा और तुम्हारे टैलेंट सेट के अंदर मौजूद हर एक पर्सन को बहुत ही बुरी मौत दूंगा। जबकि इस बुड्ढे की सारी बातें सुनकर एंसेस्टर ज़ू के फेस के ऊपर हेल गॉड वाली स्माइल आ चुकी थी। और इसी खतरनाक सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।